हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शिव कुमार। क्या आपने तैरने वाली ऊंट के बारे में सुना है? यदि नहीं तो याद रखिएगा, ऊंटों की समस्त प्रजातियों में से एक ऐसी भी प्रजाति है जो कि पानी में तैर सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खराई ऊंट की, जो कि भारत के गुजरात वाले एरिया में कच्छ के रण में विद्यमान दिखाई देता है और साथ में इसका प्रयोग किया जाता है नमक उत्पादन के लिए। किस प्रकार से, तो चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, स्टडी IQ-IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर P2I बैचेस लॉन्च हो चुके हैं और इन P2I बैचेस को आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इसका मेन रीजन ये है कि 10 अगस्त शाम 6 बजे से इसमें क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, अर्थात यहां आपके लिए इस पूरे बैच को स्टार्टिंग से अवेल करने का, स्टार्टिंग से ज्वाइन करने का अच्छा मौका है। याद रखिएगा कि यहाँ पर अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और ये बेसिकली अर्जुन बैच हैं और ये टेक्निकली आपके लिए फ्री हैं। किस प्रकार से, तो यदि आपका लक्ष्य 2025 का यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना, अर्थात यदि आप इसको क्वालिफाई करना चाहते ही हैं तो बेटा ये आपके लिए ही बैच है। और यदि अभी भी आप वेट कर रहे हैं कि सर मेरे को कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जिसका लाभ उठाकर मैं अपने 2025 के टारगेट को अवेल कर सकूं, 2025 के टारगेट को पूरा कर सकूं, तो बच्चे अब आप लेट हो रहे हैं। अभी यदि आपने नहीं किया तो यह कभी नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए हमने इन अर्जुन बैचेस का जो टाइटल है यह भी रखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखिएगा कि यदि आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो 27,999 रुपए के ये बैचेस आपको AKB लाइव कोड के साथ मिलने वाले हैं। याद रखें कि यह जो 27,999 रुपए है ये मैं बता रहा हूं। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो इस कोड से आपको यह प्राइस और भी कम ही देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। अब ये जो आप मेरे समक्ष ऊंट देख पा रहे हैं, एक्चुअल में यह ऊंटों की एक इकोटोन स्पीसी है, या फिर मैं यूं बोलूं कि पर्यावरण की एक इकोटोन स्पीसी है ना। इकोटोन स्पीसी क्या होती है, तो यह समझना कि यदि हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं तो ये ह्यूमंस पानी में सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं, है ना। अर्थात ह्यूमंस के जो लंग्स हैं ये पानी में वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन एक्चुअल में स्थल खंड में निवास करते हैं, बजाय यदि आप यहां पर उभयचरी जीवों को लेते हैं जैसे कि मगरमच्छ, ये पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं और साथ में ये स्थल खंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कारण ये है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और ये अपनी ऊर्जा के स्रोत या फिर अपने शरीर में ऊष्मा की मात्रा को बनाए रखने के लिए दिन के 24 घंटों में से लगभग 2 या 3 घंटे ये धूप तापने के लिए आते हैं। याद रखिएगा कि ये एक अलग प्रकार की स्पीसी माने जाते हैं। पर्यावरण में इनका भी एक अलग महत्व होता है और पर्यावरण में ये जो खराई ऊंट आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इनका भी अपना एक महत्व है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यह पर्यावरण की, अर्थात हमारे एनवायरमेंट की एक इकोटोन स्पीसी है, अर्थात ये स्थल खंड में भी सर्वाइव कर सकती है और जलखंड में भी सर्वाइव कर सकती है। परंतु जलखंड की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां एक्चुअल में मैं पानी के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थात ये ड्राई एरिया में भी निवास कर सकती है, शुष्क क्षेत्रों में भी रह सकती है और साथ में यह समुद्र की खारी वनस्पतियों और खारे जल पर भी अपना जीवन यापन कर सकती है। मेरे कहने का अर्थ ये है। क्लियर? अर्थात यदि हम यहां पर देखें तो यह होता क्यों है, क्योंकि पर्यावरण में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको इकोटोन प्रजाति का दर्जा दिया जाता है एनवायरमेंट में। क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में जब आप एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो एनवायरमेंट में कई प्रकार की स्पीसी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 9 टाइप्स की स्पीसीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। उन्हीं में से जैसे कि एंडेंजर्ड, मैं कई वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, है ना। एंडेमिक जिसको कहा जाए स्थानिक प्रजाति, है ना। तो यदि आप यहां पर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ 9 टाइप्स की स्पीसीज मिलती हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं इस एनवायरमेंट के टॉपिक पर भी वीडियोस लाने के लिए तैयार हूं। बस आप बता दीजिएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो मैं उस संबंधित सब्जेक्ट पर या फिर संबंधित टॉपिक पर वीडियो ला दूंगा। बट मैं हर वीडियो में जैसे बोलता हूं, मैं अपनी सीरीज में इस बात को बोलना प्रारंभ किया हूं कि आपका कमेंट, आपका जो रिस्पॉन्स है यह एक IAS एस्पिरेंट जैसा होना चाहिए, यानी कि लगना चाहिए कि भाई वास्तविकता में एक IAS एस्पिरेंट कमेंट कर रहा है। क्लियर? ऐसा इसलिए है क्योंकि
आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में आपका एक्चुअल में बॉडी लैंग्वेज ही चेक की जाती है कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका आई कांटेक्ट का तरीका कैसा है, आपका बैठने का तरीका कैसा है, आपका चलने का तरीका कैसा है, आप कितने अच्छे से बिहेव करते हैं या फिर कितने अच्छे से आप मना पाते हैं सामने वाले को। याद रखिएगा, और इन बैचेस में यही सब सिखाया जाता है। दैट इज वाई ये बैचेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें IGP अर्थात इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी शामिल है। अब यदि हम बात करते हैं तो एक्चुअल में एनवायरमेंट में यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब ये जो इकोटोन स्पीसी है, ऐसी टोटल नंबर ऑफ 9 टाइप्स की स्पीसी मिलती हैं। याद रखिएगा, ये ड्राई एरिया अर्थात शुष्क मरुस्थल और साथ में सागर के पानी में भी सर्वाइव कर सकती है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि दोनों ही टाइप्स के फिनोमिना इनके अंदर आपको अर्थात इनके आनुवांशिक गुण में देखने के लिए मिलेंगे। अर्थात यह थार के मरुस्थल में भी रह सकती है और साथ में यह भारत के कच्छ के रण वाले एरिया में आपको मुख्य आधार पर देखने के लिए मिलेगी। और कच्छ का रण वाला एरिया नो डाउट आपको पता होगा कि यह है भारत वाला क्षेत्र, यह है उत्तराखंड वाला एरिया, सिक्किम, और ये आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। जब आप यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, और ये है, अरे जस्ट अ सेकेंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, और दैट इज ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया बनकर तैयार। अब यदि इस पेनिनसुलर इंडिया में आप देखोगे तो इस पेनिनसुलर इंडिया में जो गुजरात वाला रीजन है ना, यहाँ पर ये जो कच्छ का रण वाला रीजन है, यहाँ पर ये खराई ऊंट पाए जाते हैं। याद रखिएगा, भारत में टोटल नंबर ऑफ 9 टाइप्स की ऊंट हैं, और वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ 9 टाइप्स की ऊंट हैं, और इन 9 टाइप्स में से 2 भारत में है ना। एक कौन से हैं? तो एक आते हैं थार के मरुस्थल के ऊंट, और साथ में एक बच्चे आपको देखने के लिए मिलता है खराई ऊंट। क्लियर? यानी कि 2 अकेले गुजरात में हैं, 2 अकेले गुजरात में हैं। एक आता है कच्छी ऊंट और एक आता है खराई ऊंट। क्लियर? मेरे शब्द थोड़े से बिगड़ गए हैं। यानी कि भारत में टोटल नंबर ऑफ 9 टाइप्स की ऊंट मिलते हैं, जिनमें से 2 गुजरात में मिलते हैं। एक आता है कच्छी ऊंट और एक आता है खराई ऊंट। इनमें से जो खराई ऊंट की हम बात कर रहे हैं, यही वास्तविकता में वो ऊंट है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और यह एक तैरने वाला ऊंट है। अब याद रखें कि जब आप गुजरात के आगे देखेंगे तो यहाँ पर कई छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इन्हीं आइलैंड तक ये तैर कर जाते हैं, स्विम कर जाते हैं, और ये नमक उत्पादन में सहायता करते हैं, है ना। कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा कि तैरने का अर्थ ये नहीं है कि थोड़ा बहुत तैरते हैं, लगभग 2 से 3 घंटे तक, है ना, इवन 3 से 4 घंटे तक ये तैर सकते हैं, और 4 से 5 किलोमीटर तक ये तैर सकते हैं। मतलब कि इनमें पूरी की पूरी कैपेबिलिटी होती है, और साथ में तैरते हुए याद रखिएगा ये समुद्री वनस्पतियों पर जीवित भी रह सकते हैं। अर्थात समुद्र में उगने वाली जो वनस्पतियां हैं, जिन्हें कॉल किया जाता है मैंग्रोव वनस्पति, ये उन पर भी जीवित रह सकते हैं। अर्थात इनका भोजन भी इसी समुद्री क्षेत्र में मौजूद है। परंतु यदि आज वर्तमान में आप देखें, क्योंकि इतना आई थिंक आपको पता था, या आपने कभी ना कभी इस ऊंट के बारे में अवश्य सुना होगा, परंतु यदि आज वर्तमान कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में यह खतरे में है। और खतरे में क्यों है? तो कई स्थानों पर आप सुनेंगे कि भाई इसका शिकार हो, शिकार कुछ नहीं हो रहा है ना। इसकी अवैध यानी कि ना ही शिकार हो रहा है, ना ही इसका कहीं पर मीट आपको सप्लाई होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमंस एक्टिविटी है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल, परंतु ये वाली ह्यूमंस एक्टिविटी नहीं है जो कि हम सोच लेते हैं। याद रखिएगा, इसके समाप्त होने का या फिर एनवायरमेंट की दृष्टि से इस इकोटोन प्रजाति के लगभग जनसंख्या कम होने का मेन रीजन ये आता है कि सर हमने लगातार ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू इसका जो भोजन था, अर्थात जो इसका फूड था, इसे हमने नष्ट किया है। कैसे? तो यहां पर जहां पर आपको मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भारत के जिस एरिया में, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे गुजरात वाला एरिया, जहां जहां पर आपको मैंग्रोव वन मिलेंगे, याद रखिएगा उन मैंग्रोव वनों को कट कर हम सी फेसिंग फ्लैट, सी फेसिंग होटल्स का निर्माण करते हैं। कारण क्या है कि यहां संबंधित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, है ना, टूरिज्म आए, तो इसके लिए हम जेटी का निर्माण करते हैं, है ना। आई थिंक आपको जेटी पता होगा, यानी कि वो त्रिकोणाकार जो पत्थर होते हैं, जेटी का निर्माण किया, सी फेसिंग फ्लैट बनाए, सी फेसिंग होटल बनाए, यानी कि एक पूरा का पूरा वहां पर हमने इंफ्रा खड़ा कर दिया। परंतु इसके पीछे एनवायरमेंट को क्या हानि हुई, हमने इसके पीछे इस पर ध्यान ही नहीं दिया। किस प्रकार से? तो जब आपने मैंग्रोव वनों को कट किया तो किसी पशु का भोजन ही नष्ट हो गया, और जब किसी पशु का भोजन नष्ट हुआ तो याद रखिएगा यह इन ऊंटों में
इन कैमल्स में कई प्रकार के डिप्रेशन ने जन्म लिया, और जब इस जीव का फूड नष्ट हुआ और साथ में फूड नष्ट होने के परिणाम स्वरूप इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी देखने के लिए मिला, और साथ में याद रखिएगा इनमें एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं कि सर ये मोल कहलाए, अर्थात टेक्निकलिटी में ये बांझ हो गए, अब ये अपनी आने वाली आगे अपनी संतति को उत्पन्न ही नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि हमने पूरा का पूरा इनका एनवायरमेंट इकोलॉजिकल सिस्टम ही चेंज कर रख दिया, और जब हमने इनका इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल चेंजेस ला दिए इनमें, तो अब वर्तमान समय में ये एनवायरमेंट में अर्थात हमारे वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से हमारे पर्यावरण में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, और ये इतनी ज्यादा हद तक प्रभावित हुए हैं कि IUCN अर्थात जो कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों है ना, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, यानी कि कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो बायोडायवर्सिटी, वर्ल्ड में बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए जो संस्था कार्यरत है, इसने इसे एक स्टेटस भी प्रदान किया है। यदि आपने मेरा IUCN वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में जितनी भी प्रकार की स्पीसी हैं, जितनी भी प्रकार की जैव विविधता के अंतर्गत जो आता है, इसको बचाने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और यह काम क्या करती है, तो वर्ल्ड में यदि किसी स्पीसी को खतरा है, किसी भी, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वह किसी जीव की स्पीसी हो, यदि इसको खतरा है तो इसको बचाने के लिए वह विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट लाती है। लाइका एक NGO की तरह ही व्यवहार करती है, NGO ही है, हाँ कुछ नेशंस इसके मेंबर्स भी हैं, है ना, तो ये एक प्रकार की इंटरनेशनल NGO की तरह व्यवहार करेगी। तो ये जो IUCN है ना, ये IUCN को यदि लगता है कि भाई किसी भी स्पीसी या फिर किसी भी वृक्ष की भी स्पीसी हो सकती है, वनस्पति की भी और एनिमल्स की भी, यानी कि फ्यूना भी आती है और फ्लोरा भी आती है, और यदि इसको खतरा है तो IUCN इसे विभिन्न प्रकार के स्टेटस देती है। और इन स्टेटस का नंबर कितना होता है बच्चे, ये 9 टाइप्स के स्टेटस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो 9 टाइप्स के स्टेटस हैं, एक्चुअल में वर्ल्ड में उसकी प्रोबेबिलिटी को बताते हैं, वर्ल्ड में उसकी कंडीशन को बताते हैं कि सर इसको कितना खतरा है। आप इसको परसेंटेज में देख लें कि यदि मान लीजिए यहां पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड दे दिया किसी को, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसको CA से डिकोड करते हैं, और यदि CE आपको दिख गया, मतलब कि उसको वर्ल्ड में बहुत ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता है। यदि इसको नहीं बचाया गया तो भाई आने वाले कुछ ही समय में ये विलुप्त हो जाएगी, जो कि है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। यदि मान लीजिए वनरेबल है तो वनरेबल अभी इसको विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट के द्वारा बचाया जा सकता है, जो कि हमारे स्नो लेपर्ड का है, यानी कि टाइगर की जितनी भी प्रजाति है उनका वनरेबल है। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो एंडेंजर्ड भी आता है, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ऐसे ही एंडेंजर्ड आता है। यदि खतरे में अभी पहुंचा है तो थ्रेटेंड आता है, फिर क्रिटिकली थ्रेटेंड आता है, यानी कि खतरे में है, अब खतरे में है। ये दो बातें होती है कि एक तो खतरे में है, ठीक है बचा लो आप, और एक अब खतरे में, अब बचा लो नहीं तो मर जाएगा, ले अब आप नहीं बचा सकते। ले तो ऐसे कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और एक श्रेणी इसमें आती है कि सर अब ये विलुप्त हो गया है, अब आप इसका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। परंतु याद रखना कि ये जो स्टेटस दिए जाते हैं, देयर आर 2 टाइप्स, है ना। एक तो दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाई, है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और एक दिया जाता है क्षेत्रीय स्तर पर। जैसे स्नो लेपर्ड हमारे यहाँ जो मिलता है, इस स्नो लेपर्ड का जो IUCN स्टेटस है, ये हमारे यहाँ है क्या, वनरेबल। परंतु यदि आप अदर एरियाज में देखेंगे तो अदर एरियाज में ये हो सकता है कुछ अलग हो, है ना, यानी कि जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ जो IUCN स्टेटस हो वही IUCN स्टेटस पूरे वर्ल्ड के लिए कैपेबल हो। अब याद रखिएगा कि ये जो पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं, पर्यावरण के कारण यहाँ पर जितनी भी हानि हो रही है, ये वास्तविकता में हानि हो क्यों रही है, जरा यदि आप इसको समझने का प्रयास करें तो बच्चे याद रखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, याद रखिएगा कि यह हानि हो रही है वास्तविकता में इसलिए क्योंकि हम लगातार इसके फूड को नष्ट कर रहे हैं, जो कि है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वनों को कट करके हम यहाँ पर सी फेसिंग फ्लैट, सी फेसिंग होटल, है ना, जो भी निर्माण कर रहे हैं, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हम निर्माण कर रहे हैं, उसके कारण इनकी हानि हो रही है। और इसी की हानि को कम करने के लिए और सतर्क करने के लिए जो IUCN संस्था है, इसने इसको एक स्टेटस दिया हुआ है, दैट इज वनरेबल। इसने दिया हुआ है इसको वनरेबल, इसे VN से डिकोड किया जाता है, परंतु याद रखिएगा वनरेबल इसे कॉल किया जाता है। और ये जो IUCN स्टेटस है ना, इसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो पर्यावरण में यह जो इकोटोन स्पीसी है, अब यदि इसे नहीं बचाया गया तो, अर्थात मानव ने यदि प्रयास नहीं किया, क्योंकि यह स्वयं प्रयास कर रहा है,
मानव ने यदि प्रयास नहीं किया तो नमक उत्पादन के लिए और साथ में तैरने के लिए जानी जाने वाली यह इकोटोन स्पीसी बहुत ही जल्द पर्यावरण से गायब हो जाएगी। एक आवश्यक बात यह कि यह जितना भी ह्रास हो रहा है इस कैमल का अर्थात इस खराई ऊंट का, क्या यह स्वयं को, जैसे कि हम स्वयं को स्वयं में चेंजेस लाते हैं सर्वाइवल के लिए, क्या यह इकोटोन स्पीसी वाला ऊंट किसी भी प्रकार का चेंजेस अपने आप में नहीं लाता है? तो याद रखिएगा यह लाया है। यदि आप इसकी इमेज ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में याद रखिएगा कि यह 2 कुबड़ वाला ऊंट है और इस 2 कुबड़ वाले ऊंट में अब आपको शायद एक ही कुबड़ दिखाई दे रही है, अर्थात बहुत ही कम स्थानों पर इसकी 2 कुबड़ आपको विद्यमान दिखाई देंगी। बेसिकली एक बहुत छोटी होती है, एक बहुत बड़ी होती है, परंतु अब वर्तमान में आपको एक दिखाई दे रही है। कारण क्या है कि इसने स्वयं में चेंजेस लाना प्रारंभ किया है और जब स्वयं में इसने चेंजेस लाए हैं तो मानव का भी ये फर्ज बनता है कि इस इकोटोन स्पीसी को बचाने के लिए, जो कि एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं अपना योगदान रखती है, अपनी इन जो बहुत ही ज्यादा दुष्कृत्य वाली हरकतें हैं उसे खत्म करे, उसे समाप्त करे। कि भाई आप किसी भी स्पीसी का, किसी भी जानवर का फूड कैसे उससे छीन सकते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कहीं और भी कर सकते हैं। अब यदि ऐसा मानव ने नहीं किया तो याद रखिएगा यदि इतना नहीं कर पा रहे हैं तो केवल और केवल आप इतना काम कर लें, चूंकि आप IAS एस्पिरेंट हैं और आप पढ़े लिखे हैं और आप एनवायरनमेंट की अहमियत जानते हैं। इसके लिए जो 5 जून को हम सभी के समक्ष शपथ लेते हैं कि हम एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे और 2 दिन बाद हम भूल जाते हैं, तो कम से कम ऐसे जीवों की रक्षा के लिए, ऐसे जीवन, क्योंकि जान तो इनमें है, आप एक वृक्ष लगाएं और उसकी कम से कम आप 2 साल तक देखभाल करें। यदि आपने इतना कर लिया तो प्रकृति अपना इलाज स्वयं करेगी, अर्थात प्रकृति इन वृक्षों के माध्यम से धीरे धीरे स्वयं में इंप्रूवमेंट करेगी। परंतु मानव करता एक्चुअल में यह है कि वृक्ष लगाया और वृक्ष लगाकर सोशल मीडिया हैंडल पर जैसे ही फोटो अपलोड हो गई, वायरल हो गई, उसके पश्चात उस वृक्ष का क्या होता है पता नहीं। हाँ, यदि वृक्ष काट दिया तो और भी अच्छा है। हम ध्यान भी नहीं देते हैं। आवश्यक यह है कि एनवायरनमेंट को हम बचाएं, जितना ज्यादा हो सके हम इन मूक जीवों की रक्षा करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं और इससे ज्यादा से ज्यादा अपना पॉजिटिव रिस्पांस दे सकते हैं, इंगेजमेंट इसमें बढ़ा सकते हैं। और जो क्षेत्रीय भूगोल की मेरी सीरीज चल रही है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे को वो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो अब मैं उसको नेक्स्ट डे अपलोड करा दूंगा। एक पर्सनल प्रॉब्लम के कारण वह अपलोड नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।